हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 रहेगा। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने इससे पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो बनाया था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, एंड आई होप कि आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे ना, उसको एक एक टॉपिक ले लेकर के छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उसको पढ़ेंगे, ताकि हमें पढ़ने में और समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो मैंने फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर लिखा है वो है प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका क्या इफेक्ट हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, आप सभी बच्चे जानते होंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कब शुरू हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 28 जुलाई, ठीक है, 1914 को स्टार्ट हुआ था, एंड ख़त्म कब हुआ था? 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 1918। ठीक है, यानी कि 4 साल तक जो है ये लड़ाई चलती रही। ये जो वर्ल्ड वार है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये 4 साल तक चलता रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में ख़त्म हुआ था। अब जो इतने लंबे समय तक जो वार हुआ, तो उसका प्रभाव तो सभी जगह पड़ना ही था, है ना, विश्वव्यापी इसका प्रभाव पड़ना था। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, किसी भी लड़ाई में आप सभी जानते हैं कि किसी का कभी भला नहीं होता है। ठीक है ना, चाहे लड़ाई 2 लोग कर रहे हो, 4 लोग कर रहे हो, 10 लोग कर रहे हो, या पूरा विश्व कर रहा हो, जब भी होगा तो नुकसान ही होगा। अभी अगर आप लोग रिसेंटली अगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार कई दिनों से यूक्रेन और रसिया के बीच लड़ाई होती आ रही है। तो क्या इससे किसी को फायदा है? नहीं है, नुकसान तो हर जगह है। ठीक है, आपके अगर रसिया का नुकसान है तो यूक्रेन का भी। यूक्रेन का तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हालत हो चुकी है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो भी ये युद्ध होता है, जो वॉर होता है, इससे कभी किसी का भलाई नहीं होता है। ठीक है, तो खैर चलिए हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। ठीक है, युद्ध के कारण जो रक्षा संबंधी खर्चे में जो बढ़ोतरी हुई थी, अब इस खर्चे को पूरा करने के लिए क्या किया गया? कर्जा लिया गया और टैक्स जो थे उन्हें बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया। ठीक है, युद्ध के वर्षों में चीजों की कीमतें बढ़ गई। ठीक है, जब जब ये वॉर चल रहा था तो इसमें क्या हुआ कि जो सामान थे, जो चीजें थी, उनकी कीमतें बढ़ गई। 1913 से 1918 के बीच दाम जो थे वो दोगुने हो गए। ठीक है, 1913 से 1918 के बीच जो दाम थे वो क्या हो गए? 2 गुने हो गए। अब समझिए ना कि जब लड़ाई हो रही है, जब चीजें कम होने लगती हैं तो उनका दाम क्या होता है? उनका दाम जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है ना। चीजें आपके पास बहुत ज्यादा अगर उपलब्ध होती हैं तो उसी तेजी से उसका दाम गिरता भी है। ठीक है, ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है। लेकिन जब जो चीजें हैं वो कम होने लगेगी, प्रोडक्शन उनका कम होगा, चीजें उपलब्ध कम होंगी, तो उनका दाम जो है वो उतनी ही तेजी से, डिमांड ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है। ठीक है, तो क्या होगा? इस स्थिति में क्या होता है? जो दाम है वो बहुत ही तेजी से, जो उसके रेट होते हैं वो बहुत तेजी से भागते हैं। ठीक है, दाम बढ़ने से आम आदमी को परेशानी हुई। ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोग बहुत गुस्से में थे। ठीक है, एक तरफ तो जो सामान जो थी उनका दाम बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ जो था क्या करा जा रहा था कि जो ग्रामीण इलाकों के लोग थे, यानी कि जो गांवों के लोग थे, जो विलेजर्स थे, उनको जबरदस्ती सेना में
भर्ती किया जाने लगा, क्योंकि सेना में लोगों को जरूरत थी, लोगों की भाई वॉर करने के लिए। जब वॉर हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर, अगर आप लड़ाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि सैनिक जो है वो मर रहे होंगे, और सैनिक मर रहे होंगे तो सैनिक की आपूर्ति भी करनी पड़ेगी। तो ये लोग क्या करने लगे कि अब जबरदस्ती जो है गांव से जो लोग थे उनको जबरदस्ती सेना में, वो चाहे ना चाहे, उनको भर्ती करने लगे। ठीक है। भारत में कई भागों में उपज खराब होने से भोजन की कमी हो गई। ठीक है। इन्फ्लुएंजा की महामारी ने समस्या को और गंभीर बना दिया। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख लोग, 120 लाख से 130 लाख लोग जो है वो मारे गए। ठीक है, आप सोच लीजिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है। एक सेकेंड। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध द्वारा भारत में निर्मित नई आर्थिक स्थिति। अब प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा भारत में जो नई निर्मित आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। भारत में मैनचेस्टर आयात में गिरावट आई क्योंकि ब्रिटिश मिलें युद्ध उत्पादन के साथ व्यस्त थी। ठीक है, ब्रिटिश मिलें जो थी, ठीक है, जो फैक्ट्रीज थी, जो मिलें थी, वो क्या कर रही थी, अब युद्ध उत्पादन जो था उसमें व्यस्त थी, ताकि भारतीय मिलों को विशाल घरेलू बाजार की आपूर्ति के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। जैसे जैसे युद्ध लंबा होता गया, भारतीय कारखानों को युद्ध की जरूरतों की आपूर्ति करने के लिए बुलाया गया। अब देखो क्या हो गया कि जैसे जैसे पहले तो जो ब्रिटिश मिलें थी वही उत्पादन में व्यस्त थी। ठीक है, जो युद्ध के समय में ब्रिटिश मिलें जो थी अभी फिलहाल वही उत्पादन कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे युद्ध जो था वो लंबा खींचता गया तो अब भारतीय कारखानों को भी युद्ध की जरूरतों की आपूर्ति के लिए बुलाया जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप नए कारखाने स्थापित किए गए, नए श्रमिकों को नियुक्त किया गया और सभी को लंबे समय तक काम करने के लिए बनाया गया। ठीक है, क्या किया गया, अब भाई जो पहले से जो कारखाने हैं उन्हीं से तो काम चल नहीं रहा है, क्योंकि भाई बड़े पैमाने पर चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। तो क्या किया गया कि नए नए कारखाने स्थापित किए गए। ठीक है, नए फैक्ट्रीज जो थे उनको स्थापित किया गया, नए श्रमिकों को नियुक्त किया गया। ठीक है, जो वर्कर्स थे उनको अपॉइंट किया गया और सभी को लंबे समय तक काम करने के लिए कहा गया, बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, युद्ध के बाद ब्रिटेन से सूती कपड़े का उत्पादन ढह गया और नाटकीय ढंग से निर्यात में गिरावट आई, क्योंकि यह अमेरिका, जर्मनी, जापान के साथ आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था। इसलिए भारत जैसे उपनिवेशों के भीतर स्थानीय उद्योगपतियों ने धीरे धीरे अपनी स्थिति को घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे जो स्थानीय उद्योगपति थे उन्होंने अब क्या किया कि धीरे धीरे अब उन्होंने अपना कब्जा बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश थे वो ब्रिटेन से जो सूती कपड़े का जो उत्पादन करते थे, यहाँ से क्या करते थे, वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे बहुत ही सस्ते दाम पर, है ना। इंडिया से रॉ मटेरियल जो वो लोग ब्रिटेन लेके जाते थे और वहाँ से फिर वो क्या करते थे, पहले क्या था, यहाँ का जो सूती कपड़ा था उसका बहुत डिमांड था, तो ये लोग यहाँ से सारा रॉ मटेरियल बहुत ही कम रेट पर लेके जाते थे और अपने यहाँ उसको बनाते थे, और बनाने के बाद उसी सामान को वापस वो लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा रेट पर बेचते थे। लेकिन हुआ क्या कि इनका ये जो उत्पादन था ये पूरी तरीके से ढह गया, बहुत ही नाटकीय ढंग से इसके निर्यात में गिरावट आ गई। ठीक है, अब जो भारत में जो ये थे उद्योगपति थे उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे अपनी स्थिति को घरेलू बाजार पे अपनी स्थिति उन्होंने क्या किया, कब्जा बनाना शुरू कर दिया। घरेलू बाजार जो थे वहाँ पर जो भारत के जो स्थानीय उद्योगपति थे उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी, अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं सत्याग्रह। यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन जो चैप्टर है वो। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सबसे पहले तो ये जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, है ना। सत्याग्रह है क्या, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के रूप में जन आंदोलन का एक नायाब तरीका अपनाया। यह तरीका इस सिद्धांत पर आधारित था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो
तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, समझिएगा कि महात्मा गांधी जो थे उनकी क्या सोच थी, उनका क्या थॉट था, उनका सिद्धांत क्या था। तो उनका सिद्धांत था कि यदि कोई सही मकसद के लिए, ठीक है ना, अगर लड़ रहा है तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका मकसद सही है तो आपको लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। गांधी जी का विश्वास था कि एक सत्याग्रही अहिंसा के द्वारा ही अपनी लड़ाई जीत सकता है। ठीक है, सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, यानी कि बिना हिंसा के, बिना लड़ाई झगड़े के अपना काम करवाना। ठीक है, आप देखते हैं कैसे गांधी जी ने ये कार्य को, जो था सत्याग्रह वाला कार्य, इन्होंने विचार किया और कैसे इसे पूरा किया। महात्मा गांधी और सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, महात्मा गांधी कब आए थे इंडिया? 1915 में साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी की जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गांधी जी की जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को, जो भी वो जन आंदोलन करते थे, उसे सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया है। सत्याग्रह ने क्या किया है? सत्य पर बल दिया है। गांधी जी का मानना था कि यदि कारण सत्य है, यदि संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो अत्याचारी से लड़ने के लिए आपको शारीरिक बल आवश्यक नहीं है। ठीक है, अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है। क्लियर? यह गांधी जी का विचार था। चलिए, भारत में सबसे पहले चंपारण, बिहार में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। 1917 में सबसे पहले जो सत्याग्रह था भारत में, उन्होंने कहां किया था? चंपारण में किया था। ठीक है ना, जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी, उन्होंने सबसे पहले जो अपना सत्याग्रह जो किया था भारत में, वो कहां किया था? वो चंपारण में ही किया था। ठीक है, और इसी के बाद ये जो उन्होंने किया था, सत्याग्रह किया था, और इसमें जो उनको सफलता मिली थी, इसके बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने उसी के बाद क्या किया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 1917 में खेड़ा गुजरात किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया। अब देखो क्या हो गया था कि फसल खराब हो जाने से व प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने 1917 में खेड़ा में भी इन किसानों के लिए, इनको कर से, इनको टैक्स में छूट दिलाने के लिए यहां भी इन्होंने सत्याग्रह किया। ठीक है, उसके बाद देखो 1918 में अहमदाबाद, गुजरात में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में भी इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने कहां किया था? चंपारण में किया था। ठीक है, जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे, उनके समर्थन में इन्होंने सर्वप्रथम जो है किया था अपना सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, और इसी आंदोलन के बाद जब इस आंदोलन में महात्मा गांधी को जब सफलता प्राप्त हुई, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं आगे। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान। ठीक है, जो रॉलेट एक्ट था, ये कौन लेके आया था? सर सिडनी रॉलेट लेके आए थे। ठीक है ना, सर सिडनी रॉलेट। क्लियर? तो इसमें क्या था? इसमें प्रावधान क्या था कि जो राजनीतिक कैदी थे, ठीक है ना, इन पर बिना मुकदमा चलाए इनको 2 साल तक के लिए जेल में बंद कर देने का इसमें प्रावधान था। ठीक है, उस पर कोई, अब जो कैदी होते थे, जो राजनीतिक कैदी होते थे, उन पे ये लोग मुकदमा नहीं चलाएंगे, सीधा उनको 2 साल के लिए बंद कर देंगे। ठीक है,
अब देखो, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, इसका एम क्या था? भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करना। ठीक है, भारत में राजनीतिक गतिविधियों का, जो राजनीतिक गतिविधियां जगह जगह चल रही थी, इसका दमन करना, इसे खत्म करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था? तो भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार किया गया। ठीक है, भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार किया गया। भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर एक्ट को पास किया गया। भारतीय सदस्य जो थे, इनकी कोई सहमति नहीं ली गई और इसके बगैर ही ये जो एक्ट था, इसे पास कर दिया गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं रॉलेट एक्ट का परिणाम। अब ये जो रॉलेट एक्ट था, इसका उद्देश्य हमने देख लिया, ये अन्यायपूर्ण क्यों था ये भी हमने देख लिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या आया? देखो, 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस हुए, दुकानें बंद हो गईं, स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। बैंकों, डाक खानों और रेलवे स्टेशन पर हमले हुए। ठीक है, बैंकों, डाक खानों और रेलवे स्टेशन पर हमले हुए। ये सब इसके परिणाम हुए। रॉलेट एक्ट जो था, इसका ये सब परिणाम था, रिजल्ट था। ठीक है ना। रॉलेट एक्ट 1919 विस्तार से अब इसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने स्मॉल पार्ट में समझा, अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन फिर भी यह पारित हो गया था। ठीक है, इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किया था। ये जो एक्ट था, इसने जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको इतनी ज़्यादा पावर दे दी थी कि जो भी राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी भारत में, इसे कुचलने के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा इनको पावर दे दिया गया। ठीक है, और इसी के तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता था। यानी कि जितने भी राजनीतिक जो भी नेशनलिस्ट थे, इनको पकड़ो और जेल में डाल दो, और जिनको जेल में डाल दिया उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई ट्रायल नहीं चलेगा, कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधा उनको 2 साल तक के लिए बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो था ना ये अन्यायपूर्ण। आगे देखिए, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने क्या किया, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हड़ताल के आह्वान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पड़े। दुकानें बंद हो गई और रेल कारखाने के मजदूर हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया। ठीक है, जब इनका विरोध होने लगा, जो ये रॉलेट एक्ट था, जब इसका विरोध किया गया, तो क्या किया गया कि जगह जगह पे लोगों को पकड़ पकड़ के अब ये लोग जेल में डालने लगे। ठीक है, लोग तो हड़ताल कर ही रहे थे, मजदूर सब जितने भी थे, कारखाने वगैरह सब बंद कर दिया लोगों ने, दुकानें बंद कर दी और सभी क्या है, हड़ताल पर चले गए, सब गांधी जी के सपोर्ट में उतर गए। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि राष्ट्रवादियों जो थे, जो नेशनलिस्ट थे, उनको कठोर कदम उठाया। ठीक है ना, और सभी नेताओं को बंदी बना लिया गया। जो भी स्थानीय नेता थे, जो भी मिलता था, इन सभी को ये लोग पकड़ पकड़ कर बंदी बनाने लगे, सबको जेल में डालने लगे। और इन्होंने क्या किया कि गांधी जी को दिल्ली में जाने से मना कर दिया, रोक लगा दी उन पर कि दिल्ली में आप प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपकी तरह और भी बच्चे मेरा वीडियो देख सके, पढ़ सके, सीख सके। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट करके यह ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए अब आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।